कैसे हैं आप लोग। तो मार्च तक का करंट अफेयर हम लोग पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग अप्रैल पूरा कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपका एक मंथ और बचेगा मई का। जून के महीने से प्रश्न जो है कम आएंगे। संभावना बन रही है कि आपने देखा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जो एस्पेरेंट्स हैं बहुत ही ज़्यादा हैं आर की परीक्षा में। तो क्वेश्चन पेपर को छपवाने में एक आध महीने का समय तो लगा ही होगा। तो संभावना बन रही है कि पेपर सेटर ने हो सकता है कि जून में से प्रश्न कम लिए हों या फिर ना ही लिए हों। ठीक है, तो यहाँ पर मई तक का जो करंट है ये आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। जून में भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम पूरा अप्रैल जो है चेक करते हैं। पूरा अप्रैल एक बार में वन शॉट पढ़ लेते हैं। ठीक है, और प्रश्न यहाँ से बनेंगे तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है आपका साजिबू चेराओबा नौवर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न हो सकता है कि एग्जाम में आ ही जाए, क्योंकि साजिबू चेराओबा नौवर्ष आजकल प्रश्न जो है ना वो घुमा के ही जो पूछे जा रहे हैं। तो मतलब ऐसे प्रश्न जो कि अभ्यर्थी जो है इग्नोर करते हैं, उनको लगता है ये नहीं आएगा और वही वो लोग पूछ रहे हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। साजिबू चेराओबा नौवर्ष महोत्सव यह मणिपुर का महोत्सव है। ठीक है, 30 मार्च को मनाया गया था। और इसी प्रकार से नववर्ष के रूप में महाराष्ट्र में भी गुड़ी पड़वा, जम्मू में नवरेह, सिंधी समुदाय में चेटी चंड और आंध्र, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी नाम से त्यौहार मनाए जाते हैं। ये जो नए साल पर मनाए जाने वाले त्यौहार हैं, यहाँ से प्रश्न अक्सर जो है बनते हैं। तो आप लोग इसको ना बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। आगे बढ़ते हैं। निधि तिवारी का नाम याद रखिएगा। निधि तिवारी कौन है? तो पीएम मोदी की निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। और विंडहैम कैपेबल पुरस्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विंडहैम कैपेबल पुरस्कार ये दिया गया है किसको? राणा दास गुप्ता को दिया गया है येल विश्वविद्यालय अमेरिका के द्वारा। राणा दास गुप्ता भारत मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। इनकी जो किताब है उसका नाम है कैपिटल ए पोर्ट्रेट ऑफ 21वीं सेंचुरी, दिल्ली 2014। इसमें जो है $1,75,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। तो पुरस्कार का नाम क्या है? विंडहैम कैपेबल पुरस्कार। नेक्स्ट है छठा जो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन हुआ 2025, इसके बारे में बात करते हैं। तो छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था कहाँ पर? थाईलैंड में आयोजित किया गया 3 से 4 अप्रैल के बीच में। होस्ट कौन है? बैंकॉक, थाईलैंड। थीम क्या रही? बिम्स्टेक समृद्ध, लचीला और खुला। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। क्लियर? हेडक्वार्टर इसका ढाका में है, याद रखिएगा। बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है ढाका में है। वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं भारतीय मूल के इंद्रमणि पांडे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन होगा कि अंतरिक्ष वेधशाला मिशन गैया को बंद कर दिया गया है। गैया एक अंतरिक्ष वेधशाला मिशन था जिसमें कहा गया था कि जो स्पेस है उसका जो 3D मैप है बनाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल कुछ दिक्कतों के कारण ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा इसे बंद कर दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा परमाणु मिशन के तहत भारत में वर्ष 2047 तक कितनी परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 100 गीगावाट। ठीक है, तो परमाणु मिशन के तहत भारत में 2047 तक कुल 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन क्षमता, और देश की कुल ऊर्जा क्षमता का यह 10% होगा। ये बात याद रखिएगा कि अगर रीन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात होगी तो 2030 तक का लक्ष्य है 500 गीगावाट का। यानी कि परमाणु मिशन में परमाणु ऊर्जा हम 2047 तक केवल 100 गीगावाट तक पूरा करेंगे, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, इसको हम 500 गीगावाट तक पहुंचा देंगे 2030 तक। ये हमारा लक्ष्य है। अगला है राष्ट्रमंडल खेलों की महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है सरली बोचवे। क्या नाम है? सरली बोचवे। सरली बोचवे कहाँ से हैं? तो ये घाना से हैं, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रमंडल राष्ट्रों में फ़िलहाल कितने सदस्य हैं? तो राष्ट्रमंडल में कॉमनवेल्थ में कितने सदस्य हैं? 56। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये जो PDF है अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। देखो, पढ़ाई के लिए ना आप पैसे पर मत सोचा करो। अगर आपको नीड है किसी बुक की, किसी PDF की, तो बेहिचक खर्च किया करो। कारण ये होता है कि ये एक ऐसा निवेश है जो आपकी ज़िंदगी को पता नहीं कितने लाख गुना बेटर कर देगा। 15 रुपये बचा के आप क्या करोगे? हैं?
लेकिन अगर 15 रुपये से आपकी ज़िंदगी सुधर गई तो ज़िंदगी में पता नहीं क्या क्या हासिल करोगे। ठीक है, तो किताबों के बारे में मैं यही कहूँगा कि कोई भी किताब हो, अगर पढ़ने की इच्छा हो रही है, लेने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल से ले लिया करो, उसमें बिल्कुल भी अपना बजट मत देखा करो। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच त्रिसेवा अभ्यास, जिसको नाम दिया गया है टाइगर ट्रायम्फ। तो याद रखना कि टाइगर ट्रायम्फ नामक जो युद्धाभ्यास होता है और तर्कस नामक युद्धाभ्यास होता है और खुद युद्धाभ्यास नामक एक युद्धाभ्यास है, ये सारे जो युद्धाभ्यास हैं भारत और अमेरिका मिलकर करते हैं। टाइगर ट्रायम्फ 2025 का आयोजन 2025 में कहाँ पर किया गया था? तो ध्यान देना कि इसका आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम और बंगाल की खाड़ी में किया गया था। नेक्स्ट होगा आपका योग दिवस की थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। योग दिवस मनाया गया 21 जून को। इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरहुल महोत्सव कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड का त्यौहार है, 3 दिनों तक चलता है और सरहुल का अर्थ होता है साल वृक्ष की पूजा। सरहुल मतलब साल वृक्ष, हुल माने त्यौहार होता है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर अप्रैल 2025 में सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अम्मान में। अम्मान कहाँ है? जॉर्डन की राजधानी है अम्मान। सीनियर एशियाई कुश्ती हुई थी भाई साहब, यहाँ पर कुश्ती चैंपियनशिप हुई थी। कहाँ पर हुई थी? अम्मान में, जॉर्डन में हुई थी। भारत ने 1 स्वर्ण 3 रजत और 6 कांस्य जीते हैं। स्वर्ण पदक जीता था किसने? मनीषा भानवाला ने, महिला वर्ग में 62 किलोग्राम वर्ग में। तो सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप थी, इसमें जो जॉर्डन में आयोजन हुआ था, तो 1 स्वर्ण जीता था किसने? मनीषा भानवाला ने। तो कभी कभी खिलाड़ी का नाम देके आपसे पूछ लेंगे कि ये खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो अगर मनीषा भानवाला का नाम आ गया तो क्या कहेंगे आप? ये कुश्ती खेलती हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर मेन एशिया कप हॉकी 2025 के बारे में भी, ये इसका 12वां संस्करण था, क्योंकि इंडिया में कहाँ पर खेला गया था? राजगीर में खेला गया था, बिहार में। ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अप्रैल 2025 में किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ते को और थोलाई फूल माला को जीआई टैग दिया गया था? तो तमिलनाडु में। कुंभकोणम, थोलाई, नाम से लगता है ना कि ये साउथ में होंगे कहीं, तो तमिलनाडु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेम 2 नामक स्पेस मिशन किसने शुरू किया है? तो स्पेस एक्स ने स्टार्ट किया है फ्रेम 2 नामक स्पेस मिशन। और ये जो मिशन है, ये इसका काम क्या होगा? तो ये फ्रेम करेगा, यानी कि इस मिशन के तहत एक अंतरिक्ष यान पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से यात्रा करेगा। यह पृथ्वी की ध्रुवीय कक्षा में जाने वाला पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसके जो मिशन कमांडर हैं चुन वोंग हैं। कौन है? चुन वोंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अप्रैल 2025 में 37वां कथक महोत्सव, जिसमें दुनिया का पहला कथक साहित्यिक महोत्सव भी आयोजित किया गया था। इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, कथक जो है यह किस प्रदेश का शासन नृत्य है? तो याद रखना कि उत्तर प्रदेश का। कथक जो है इसका संबंध कहाँ से है? तो उत्तर प्रदेश से है। और कथक के 3 घराने भी हैं, बनारस, लखनऊ और जयपुर घराना। बनारस घराना, लखनऊ घराना और जयपुर घराना। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है IIM अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पर शुरू करने की घोषणा हुई है? तो दुबई में। दुबई में IIM अहमदाबाद अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्टार्ट करने जा रहा है। अप्रैल 2025 में किस देश के राष्ट्रपति ग्रेबियल बोरिक फांट ने भारत की 5 दिवस की यात्रा की थी? तो चिली देश। अब चिली जो है तांबे का सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करता है, आपको याद है। चिली की राजधानी यहाँ पर सेंटियागो है। तो ध्यान देना कि क्या नाम है? गैब्रियल बोरिक फांट, ये चिली के राष्ट्रपति थे जिन्होंने अप्रैल में भारत की यात्रा की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है फरवरी 2025 तक किस राज्य में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? तो राजस्थान में। अब ये जो PDF है ना दोस्तों, इसमें से कुछ प्रश्न मैं आपको छोड़ रहा हूँ, तो अगर आप चाहेंगे तो ये PDF लेके पढ़िएगा। मात्र 2 से 3 घंटे में आप देखेंगे पूरी PDF खत्म हो जाएगी। बहुत सरल भाषा में लिखी गई है, आप यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे। किस राज्य की चपाता मिर्च को GI टैग दिया गया है? चपाता मिर्च, इसको टमाटर मिर्च भी कहते हैं, क्योंकि टमाटर की तरह लाल होती है। ये है आपकी चपाता मिर्च। तो चपाता मिर्च जो है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ध्यान देना कि ये तेलंगाना की मिर्च है। क्या नाम है इसका? चपाता। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, और देखो मैं जो भी प्रश्न करा रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट ही करा रहा हूँ, तो ध्यान सुनना। किस राज्य के द्वारा अप्रैल 2025 में
शून्य गरीबी P4 नीति शुरू करने की घोषणा की गई है। शून्य गरीबी P4 नीति, P4 पॉलिसी को स्टार्ट किया गया है शून्य गरीबी के लिए आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ये जो P4 है, P4 नीति क्या है? तो पब्लिक, प्राइवेट, पीपुल और पार्टनरशिप, ये हैं आपके P4 पॉलिसी। तो P4 पॉलिसी जो है कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न यहाँ पर है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने परमाणु पनडुब्बी पर्म को लॉन्च किया है? पर्म नामक जो परमाणु पनडुब्बी है बहुत खतरनाक है, इसको लॉन्च किया गया रूस के द्वारा। इसकी विशेषता क्या है कि इसे रोका नहीं जा सकता, मतलब रूस ने जिरकान हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस पहली परमाणु पनडुब्बी पर्म को स्टार्ट किया है, जिसे रोकना कथित तौर पर असंभव है। नेक्स्ट है आपका, अप्रैल 2025 में फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो मनोज कुमार जी को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। कब? 2015 में। मनोज कुमार जी का असली नाम था हरि कृष्णन गोस्वामी। एक बार मुझे याद है यूपी पीसीएस में प्रश्न पूछा था गुलजार का वास्तविक नाम बताओ, ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया था। तो कभी कभी ना जो खिलाड़ी या कोई अगर व्यक्तित्व चर्चा में रहता है तो उसका नाम पूछ देते हैं, वास्तविक नाम। तो याद रखना कि मनोज कुमार जी का जो वास्तविक नाम था वो हरि कृष्णन गोस्वामी था। इनकी पहली फिल्म थी फैशन, आई थी 1957 में। यहाँ पर ध्यान रखना कि दादा साहब फाल्के दिया गया था इनको कब? 2015 में। पद्मश्री मिला था 1992 में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने एंटी रेबीज और एंटी स्नेक वेनम स्टॉक की निगरानी के लिए एक पोर्टल बनाया है, जूविन। जूविन पोर्टल जो है यह एंटी रेबीज कुत्ते की सुई, एंटी स्नेक सांप के काटने के बाद जो इंजेक्शन लगता है एंटी स्नेक वेनम, तो दोनों को आप ट्रैक कर पाएंगे किस पोर्टल पर? जूविन पोर्टल पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मोहसिन नकवी को एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया है। मोहसिन नकवी बन गए हैं एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष। तो ये कहाँ के हैं? ये पाकिस्तान के हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के द्वारा सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण, ये तो आपको याद होगा, ये दिया गया था श्रीलंका के द्वारा। ठीक है, और पीएम मोदी ने 4 अप्रैल को बैंकॉक में आयोजित 6ठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग भी लिया था। ये भी आप याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2025 में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो अप्रैल 2025 में बांग्लादेश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता को संभाला है। 4 अप्रैल 2025 को बांग्लादेश आधिकारिक तौर से 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक का अध्यक्ष बन गया है। अच्छा, ये बताओ कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बताओ कि बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। 2035 का फीफा महिला विश्व कप किस देश के द्वारा आयोजित होगा? ध्यान देना, 2035 में जो फीफा के द्वारा महिला विश्व कप का आयोजन होगा यह यूके, यूनाइटेड किंगडम में किया जाएगा। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2035 कहाँ पर आयोजित होगा? यूके में। जबकि याद है आपको 2027 वाला अभी 2023 में हुआ था, 2023 वाला हुआ था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में, आपको याद ही होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। तो इसमें विजेता था कौन? स्पेन था, इंग्लैंड को हराया था। और बात करें 2023 के बाद 4 साल जोड़ो, 27 वाला कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। इसके बाद फिर होगा 31 में मैक्सिको और यूएसए में, फिर 35 वाला जो है यूके में होगा। तो सारे क्रम से याद रखना। यहाँ पर थोड़ा सा ये ध्यान देना फीफा मेंस वर्ल्ड कप के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 2022 में इसका आयोजन हुआ था, अब 2026 में होगा। तो 2022 में इसका जो 22वां संस्करण था ये कतर में हुआ था, विजेता था अर्जेंटीना। तो लास्ट जो फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ उसमें अर्जेंटीना ने हराया था फ्रांस को, आपको याद भी होगा, ये काफ़ी चर्चा में रहा था। लोग उसमें कह रहे थे कि फ्रांस जीतेगा, लेकिन अर्जेंटीना ने हरा दिया था। इसके बाद अब 22 और 4 26 में इसका आयोजन कहाँ पर होगा? अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा। तो याद रखना कि अगली साल अमेरिका में, कनाडा में और मैक्सिको में आपका फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। 23वां संस्करण होगा। इसके बाद 2026 के बाद 2030 वाला भी मोरक्को में होगा, जहाँ से कौन आया था? इब्न बतूता पहन के जूता। ठीक है, पुर्तगाल और स्पेन में होगा। और 2034 में कौन है? सऊदी अरब, 4 साल बाद सऊदी अरब करेगा। तो सारी बातें याद हो गई आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीआरडीओ ने किस देश के साथ मिलकर मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल विकसित किया है? तो इजराइल। ठीक है,
डीआरडीओ ने अब इसको नाम क्या दिया है, इसको नाम, इसकी रेंज जो है वो 70 किलोमीटर है। कई लक्ष्य एक साथ भेज सकती है। इसे जहाज़ या ज़मीन से भी लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है अप्रैल 2025 में संयुक्त राष्ट्रीय खेलों का दूसरा संस्करण कब हुआ था? संयुक्त राष्ट्रीय खेलों का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था न्यूयॉर्क में। राष्ट्रीय खेल हैं तो मत समझना ये संयुक्त राष्ट्रीय खेल हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खेल होता तो भारत में ही होता, क्योंकि ये संयुक्त राष्ट्रीय खेल है तो इसका आयोजन किया गया था न्यूयॉर्क में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंकटाड का कई बार फुल फॉर्म पूछा है। अंकटाड का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। स्थापना होती है 1964 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो ध्यान देना कि अंकटाड के फ्रंटियर टेक्नोलॉजी इंडेक्स में भारत जो है 36वें स्थान पर है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका कृषि समृद्धि का उत्सव रोंगाली बिहू। अब बिहू नाम है तो असम आपने गेस किया होगा, उत्तर सही भी है। रोंगाली बिहू को बोहाग बिहू भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका है भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है कहाँ पर? तो तमिलनाडु में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल। अब यहाँ पर क्या है ना कि एक पुल है जो कि ऊपर उठ जाता है, यहाँ पर जहाज पार हो जाएंगे फिर ये नीचे आ जाता है, तो बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो तमिलनाडु में ये मतलब इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 6 अप्रैल को तमिलनाडु में। यह पुल रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ेगा। रामेश्वर द्वीप को मंडपम से जोड़ेगा, जिसकी लंबाई कितनी है? 2 किलोमीटर 7 मीटर और लागत आई है 700 करोड़ रुपए। ऊंचाई इसकी 17 मीटर है। हाल ही में अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी बनाया गया है सीमा अग्रवाल को, और वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान मिला है पारादीप बंदरगाह को। ये याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ पर ये है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस ये प्रतिवर्ष कब होता है? 7 अप्रैल को। ये तो रटा हुआ प्रश्न है। इस साल की थीम है स्वस्थ शुरुआत आशावादी भविष्य, हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य दिवस ये कब होता है? 7 अप्रैल को होता है। हेल्दी बिगनिंग होपफुल फ्यूचर, ठीक है। अगला है हाल ही में किस जहाज पर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा मुंबई से रवाना किया गया? तो यहाँ पर ध्यान देना कि जो अभियान का नाम है उसका नाम क्या है? समुद्र प्रदक्षिणा, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे आप तो बम्बई से शुरू किया गया था। और कौन सी जहाज़ है? INS त्रिवेणी के द्वारा, ये भी याद रखना, ठीक है। अभियान जो मुंबई से चलकर कहाँ तक जाएगा? सेशल्स तक, ठीक है। याद हो गया आपको। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 2025 में किस राज्य ने 2 हड़प्पा स्थलों को संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया है? 2 हड़प्पा स्थल हैं जिनको संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है हरियाणा के द्वारा, तो ये भी आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या नाम है? एक का नाम है मिताथल और दूसरे का नाम है तिघराना। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाएगा मिताथल और तिघराना ये कहाँ पर स्थित हैं? तो हरियाणा में स्थित हैं। और इनको हरियाणा के द्वारा क्या किया गया है? 2 स्थल हैं हड़प्पा स्थल, इनको संरक्षित पुरातात्विक स्मारक घोषित किया गया है। केंद्र सरकार द्वारा जीवंत गांव कार्यक्रम 2 यानी कि यह दूसरा चरण होगा। जीवंत गांव कार्यक्रम स्टेज 2 को स्टार्ट किया गया है। केंद्र सरकार की भागीदारी इसमें है कितनी? 100%। कार्यक्रम की अवधि कितनी होगी? वित्त वर्ष 2024-25 से लेकर 28-29 तक, और कुल आवंटन किया गया है 6,839 करोड़ रुपए। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर एग्ज़ाम में आ गया जीवंत गांव कार्यक्रम द्वितीय, तो इसे शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार ने इसकी 100% जिम्मेदारी ली है। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे इन ब्लॉकों में स्थित पिछड़े गांवों का विकास करना ताकि लोगों का क्षेत्र से पलायन रुक सके। कई बार ऐसा होता है ना कि जो सीमावर्ती विलेज होते हैं वो खाली हो जाते हैं, तो एक तरीके से यहाँ पर जो दुश्मन देश है, पड़ोसी देश हैं, वो लोग इन्फिल्ट्रेशन करने लगते हैं। तो कोशिश की जा रही है कि जो सीमावर्ती यहाँ पर विलेज हों, यहाँ पर इतनी सुविधाएं दे दो कि लोग यहाँ से जाएं ना, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट है आपका, अब देखो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है ये है कि अप्रैल 2025 150वीं अंतर संसदीय संघ महासभा का आयोजन कहाँ पर किया गया? यह क्रम में कितना है? 150वां है।
अंतर संसदीय संघ महासभा का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? उज्बेकिस्तान में। भारत की ओर से इसमें लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पार्टिसिपेट किया है। और ध्यान देना कि उज्बेकिस्तान जो है यह ताशकंद, उज्बेकिस्तान की जो राजधानी है ताशकंद है, ठीक है। और इसका आयोजन जो था 5 से 9 अप्रैल तक किया गया था। फिर नेक्स्ट है आपका, हाल ही में जीपी दृष्टि नामक योजना की शुरुआत की गई है। कहाँ पर? तो जीपी दृष्टि योजना शुरू हुई है गुजरात में। जीपी मतलब हो गया आपका गुजरात पुलिस, ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विलांस टैक्टिकल इंटरवेंशन। तो बस जीपी याद रखना, गुजरात पुलिस आपको याद आ जाएगा। अप्रैल 2025 में किस यूरोपीय देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना मानद नागरिक बना दिया है? तो बहुत अच्छी बात है, पुर्तगाल देश ने हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनको ये सम्मान दिया है। और आपको याद होगा कि पुर्तगाल की यात्रा पर थी हमारे प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी, उसी दौरान पुर्तगाल ने उनको अपना मानद नागरिक बनाया है। तो ध्यान देना यहाँ पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7 से 10 अप्रैल तक पुर्तगाल के बाद स्लोवाकिया की भी यात्रा की थी। पहले वे पुर्तगाल गई थी, जहाँ उन्हें पुर्तगाल के लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया है। तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ लिया आपको मतलब फंसाने के लिए कि पुर्तगाल ने तो बनाया है लेकिन किस शहर का बना दिया है? तो लिस्बन शहर जो है कि पुर्तगाल का है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन बन गए हैं? जस्टिस अरुण पल्ली, जस्टिस अरुण पल्ली। तो आपको पता है ना कि आपका जो जम्मू कश्मीर है और लद्दाख के दोनों हाई कोर्ट एक ही हैं। तो यहाँ पर नाम याद रखना, जस्टिस अरुण पल्ली ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं। ये तस्वीर आप देख पा रहे होंगे। अप्रैल 2025 में केंद्र सरकार ने किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में शामिल किया है? तो पुरी, ठीक है। केंद्र सरकार ने किस अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची में पुरी को शामिल किया है? तो ध्यान देना कि जगन्नाथ यात्रा और कटक की बाली यात्रा दोनों को ही शामिल यहाँ पर किया गया है। यह आपका जो है पुरी की यात्रा है और ये बाली यात्रा महोत्सव है। ध्यान देना यहाँ पर यूनेस्को का नाम आपने सुना होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी बताओ? कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ पर बात करते हैं, यूनेस्को का एक विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई थी। 47वां सत्र था इसका, 6 से 15 जुलाई तक पेरिस में आयोजित किया गया था। तो इसमें मराठा सैन्य लैंडस्केप्स जो हैं इनको भारत का 44वां विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो अब तक मतलब भारत में अगर हम थोड़ा अपडेट कर लें अप्रैल तक, तो अप्रैल तक भारत में जो कुल यूनेस्को साइट्स हो गई हैं उनकी संख्या कितनी हो गई है? 44 हो गई है। और ये जो 44 साइट्स हैं यूनेस्को की, इसमें 36 सांस्कृतिक हो गई हैं, एक तो हाल ही में घोषित हुई है। तो 36 सांस्कृतिक हो गई हैं, 7 प्राकृतिक हैं, एक मिश्रित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन, पीएम मुद्रा योजना में कौन सी नई श्रेणी शामिल की गई है? तो तरुण प्लस। तरुण प्लस में क्या किया गया है आपको पता है ना? पीएम मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। मुद्रा का मतलब क्या है? माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो यहाँ पर जो मुद्रा योजना है उसमें कुल मिला के 4 कैटेगरी हो गई है। पहली कैटेगरी आपकी शिशु है, दूसरी है किशोर, तीसरी है तरुण, चौथी हो गई तरुण प्लस। तो शिशु कैटेगरी में 50,000 तक ऋण मिलता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक, तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक, तरुण प्लस में मिलता है 10 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में। तो ये जो नई कैटेगरी जोड़ी गई है यह तरुण प्लस है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की मेज़बानी कौन कर रहा है? बिहार कर रहा है। ध्यान देना, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, कई बार इसे ना खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 भी लिखा जाता है। तो इस बार जो है 2025 में इसका आयोजन कौन किया है? बिहार किया है, ठीक है। कब हुआ था? 4 से 15 मई 2025 तक। कहाँ पर? बिहार में। बिहार में कहाँ पर? पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में। तो देखो यहाँ पर टॉप पर रहा है कौन? महाराष्ट्र जो है टॉप पर रहा है। तो ये पूरी लिस्ट मैंने यहाँ पर लगा दी है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र। और इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? बिहार के पटना, राजगीर, बेगूसराय, भागलपुर। जिम्नास्टिक, साइकिलिंग, निशानेबाजी को दिल्ली में आयोजित किया गया था। ये भी याद रखना कि जो आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जिम्नास्टिक, साइकिलिंग और निशानेबाजी है, इसका आयोजन दिल्ली में किया गया था। शुभंकर कौन है? गज सिम्हा। क्या नाम है? गज सिम्हा। और थीम क्या रही थी? खेल के रंग बिहार के संग।
मेडल टैली में टॉप पर मैंने आपको बताया महाराष्ट्र है कुल 158 मेडल के साथ। इसके बाद बात करें तो दूसरे स्थान पर हरियाणा है, तीसरे स्थान पर राजस्थान है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने परमाणु पनडुब्बी बेस INS वर्षा कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? तो आंध्र प्रदेश में शुरू होगी वर्षा। INS वर्षा परमाणु पनडुब्बी बेस है, इसे लॉन्च किया जाएगा कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट आपका है अप्रैल 2025 में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट घटाकर कितना कर दिया है? तो 6% कर दिया है। अब देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट समझ लो, ध्यान से सुनना इसको। किस देश ने COP30 से पहले वैश्विक जलवायु परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? प्रश्न ये भी बन सकता है कि COP29 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ध्यान देना, बाकू अजरबैजान में। COP29 तो इसका आयोजन जो था बाकू अजरबैजान में किया गया था। ध्यान देना, हाल ही में पेरिस में एक हुआ था COP16 का जो आयोजन था ना, ये किस पर हुआ था? मरुस्थल पर हुआ था। और ये जो COP29 था इसका आयोजन क्लाइमेट चेंज पर किया गया है, तो ये भी याद रखना। हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर, ये COP16 वाला आयोजन कहाँ पर हुआ था? थोड़ा सा क्लियर करना। तो COP16 कहाँ पर हुआ था? थोड़ा क्लियर करो। तो हाल ही में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला भारत का पड़ोसी देश बन गया है कौन? बांग्लादेश ने भी आर्टेमिस पर समझौता कर लिया है, मतलब उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आगे मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। हरियाणा में पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। बस इतना याद रखो, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही पढ़ो जो एग्ज़ाम में आए। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? समुद्र वरुण पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर है। समुद्र वरुण पुरस्कार दिया गया है किसको? राजेश उन्नी को दिया गया है। राजेश उन्नी सिनर्जी मरीन ग्रुप के संस्थापक हैं। वरुण पुरस्कार जो होता है, समुद्र वरुण पुरस्कार, वरुण कौन होता है? वरुण समुद्र जल के देवता माने जाते हैं। तो राष्ट्रीय समुद्र वरुण पुरस्कार किसको दिया गया है? राजेश उन्नी को दिया गया है, और समुद्री क्षेत्र का यह सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 में फ्रंट रनर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो ध्यान देना कि पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 के लिए फ्रंट रनर A ये सम्मान मिला है गुजरात को। तेलंगाना जो है ये 270 फ्रंट रनर पंचायतों के साथ दूसरे स्थान पर है। तो पहले स्थान पर कौन है? गुजरात फ्रंट रनर है। दूसरे पर कौन है? तो ये दूसरे पर है आपका तेलंगाना। कौन है? तेलंगाना है। पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 पहली बार अप्रैल 2025 में जारी किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। पंचायत उन्नति सूचकांक जारी किया गया है 2022-23 के लिए, लेकिन ये जारी कब हुआ? तो 2025 में। 2025 में जारी हुआ है वर्ष 2022-23 के लिए। टॉप पर गुजरात, दूसरे स्थान पर तेलंगाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर की एक रिपोर्ट में वर्ष 2024 में पवन और सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने वाले देशों में भारत का स्थान कितना है? तीसरा स्थान है। तो ध्यान देना, रीन्यूएबल एनर्जी से भारत जो है, जो ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, उसमें भारत तीसरे स्थान पर आ गया है। यानी कि पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा को मिलाकर हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं बिजली उत्पादन में। ये जो रिपोर्ट है बताई गई है एम्बर के द्वारा। एम्बर क्या है? यह पूरी दुनिया में ऊर्जा थिंक टैंक है, मतलब ये विचार करता है। तो फिलहाल ध्यान देना इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है आपका। भारत पवन और सौर ऊर्जा में बिजली उत्पादन में जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना है। यानी कि जर्मनी पहुंच गया तीसरे स्थान पर, और अब जो है भारत जो है पहुंच चुका है, जर्मनी पहुंच चुका है चौथे स्थान पर, भारत तीसरे स्थान पर, पहले स्थान पर चीन है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक 2025 कहाँ पर आयोजित हुई है? तो तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया था नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये भी याद रखना आप। आगे बढ़ते हैं। खुबानी ब्लॉसम्स फेस्टिवल। खुबानी ब्लॉसम्स फेस्टिवल ये लद्दाख में आयोजित किया गया। आपको याद होगा मेघालय में एक चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल होता है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर इन्होंने खुबानी का ब्लॉसम फेस्टिवल मना डाला है। तो जो चेरी ब्लॉसम होता है फेस्टिवल, ये कहाँ पर होता है? मेघालय में होता है। ठीक है, और खुबानी ब्लॉसम को मना डाला है किसने? लद्दाख ने मना डाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन बनाया गया है कहाँ पर? जापान में। तो 6 घंटे बना दिया भाई साहब स्टेशन को इन्होंने। ट्रेन स्टेशन यानी कि जो आप जहाँ पर ट्रेनें आती हैं वो स्टेशन इन्होंने 3D से प्रिंट करके 6 घंटे में खड़ा कर दिया। कितना तेज़ हो गई दुनिया भाई साहब, स्टेशन बन रहे हैं 6 घंटे में।
वित्त वर्ष 2024-25 में देश में कुल स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता कितनी हो गई है? तो 220.10 गीगावाट। ध्यान देना यहाँ पर ये लाइन भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है, पवन ऊर्जा, सोलर एनर्जी से 2030 तक कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी? 500 गीगावाट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी मृत्यु दर की प्राक्कलन रिपोर्ट ट्रेडर्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी, तो ये कौन जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। ये मृत्यु दर की एक प्राक्कलन रिपोर्ट है, नाम क्या है? ट्रेडर्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से 2023। ट्रेडर्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी 2000 से 2023। भारत इसमें दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है? ध्यान देना कि ट्रेड्स इन मैटरनल मोर्टेलिटी ये रिपोर्ट 2000 से लेकर 2023 के बीच की है। यूनाइटेड नेशन ने इसे जारी किया है और मातृ मृत्यु दर को नापा जाता है 1 लाख जीवित बच्चों पर मृत माताओं की संख्या से। नाइजीरिया इसमें टॉप पर है, नाइजीरिया जो है वो टॉप पर है, याद रखना। नाइजीरिया में मातृ मृत्यु दर जो है 28.7% है, जो कि बात करें अगर हम भारत के बारे में तो भारत में यह 7.2% है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और आपका जो अगला प्रश्न है, हाल ही में डीआरडीओ ने सुखोई 30 MKI से लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है। तो किसने किया है? डीआरडीओ ने। किससे किया है? सुखोई 30 MKI से। लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है तो इसको नाम दिया गया है, ये जो गौरव है ये लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम है, ये तैरता हुआ दूर तक जाके फटेगा, गौरव। ठीक है, तो आपका मित्र अगर कोई गौरव है तो उसके नाम के आगे आप ग्लाइड बम जोड़ देना, कुछ दिन में आपको याद हो जाएगा। लेकिन देखो विवाद मत करना भाई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है मॉरिशस। तो मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है जिसने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की कंट्री पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपका अभी ये PDF ले लेना, आपको ज़रूरत पड़ेगी इसकी, तो उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है आप ले लेना इसको। आगे है कि 2031 में फीफा महिला विश्व कप कहाँ पर खेला जाएगा। अभी मैंने आपको बताया ना 2031 वाला जो फीफा महिला विश्व कप होगा कहाँ पर होगा? USA अमेरिका में होगा। फीफा महिला विश्व कप का पहला आयोजन कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था, जिसमें US ने नॉर्वे को हराया था। 2023 में आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने किया, स्पेन ने इंग्लैंड को हराया था। 27 वाला जो आयोजन था यह ब्राज़ील में हुआ। 2031 वाला कहाँ पर होगा? ये होगा अमेरिका में। और 35 वाला कहाँ पर होगा? इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड और वेल्स में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1997 के ओटावा कन्वेंशन का संबंध किससे है? ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि आ जाए ओटावा कन्वेंशन और आपको मैच करने के लिए दे दे। तो ध्यान देना कि ये जो ओटावा कन्वेंशन है यह लैंड माइंस पर प्रतिबंध से संबंधित है। ओटावा कन्वेंशन किससे संबंधित है? लैंड माइंस पर प्रतिबंध से संबंधित है। ओटावा कन्वेंशन जिसे माइन बैन ट्रीटी के नाम से भी जाना जाता है, यह क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो एंटी पर्सनल लैंड माइन के इस्तेमाल, भंडारण, उत्पादन पर प्रतिबंध लगाता है। फिलहाल 5 देश इससे बाहर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भैया मैं नहीं मानूंगा। फिनलैंड, लातविया, पोलैंड, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये 5 देश जो हैं ये आपके ओटावा कन्वेंशन से बाहर हो गए हैं। तो इसमें कमाल की बात है, फिनलैंड जो कि सबसे ज़्यादा खुशहाल माना जाता है, वो भी बाहर हो रहा है। और इसी प्रकार से एक है आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका आयोजन कनाडा में हुआ था कब? 16 सितंबर 1987 में। और ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ध्यान देना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत संरक्षण से है, जबकि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन से है। तो दोनों याद रखना, कई बार मैचिंग के लिए दे देता है। फिर आगे बढ़ते हैं और ये देखो, कोलासल बायोसाइंसेज, क्या नाम है? कोलासल बायोसाइंसेज किस देश की बायोटेक कंपनी है जिसने डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित कर दिया है? तो ये जो कोलासल बायोसाइंसेज है यह अमेरिका की कंपनी है। इसने एक ऐसी प्रजाति को जीवित कर दिया है जो कि अब से लगभग बहुत साल पहले, 12 लाख साल पहले ये जो प्रजाति पाई जाती थी उसको फिर से जीवित किया गया है। तो ये कंपनी ऊनी मैमथ, तस्मानिया बाघ,
उत्तरी सफ़ेद गैंडा, भेड़िया और डोडो पक्षी सहित कई विलुप्त जानवरों को कंजर्व करने के लिए काम करती है। इस कंपनी ने 12,500 साल, मैंने आपको साथ 12 लाख बोल दिया क्या, सॉरी, ये 12,500 साल है, 12,500 साल पहले विलुप्त हो चुके डायर वुल्फ की विलुप्त प्रजाति को फिर से जीवित किया गया है। अप्रैल 2025 में सांबा वथाल को जीआई टैग मिला है। ये क्या है? सांबा वथाल क्या है? एक मिर्च है, ठीक है, सांबा वैथल कहेंगे, तमिलनाडु की मिर्ची है। तो इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है कि तमिलनाडु ने किसके सहयोग से नीलगिरी ताहर की जनगणना स्टार्ट की है। नीलगिरी ताहर एक हिरण की तरह का पक्षी होता है, तो तमिलनाडु ने इसकी जनगणना स्टार्ट कर दी है इसकी सहायता से, केरल की सहायता से, ठीक है। लंदन के सीन्स इन द स्क्वायर से स्थापित होने वाले पहली भारतीय फिल्म है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। यानी कि लंदन का जो सीन इन द स्क्वायर नामक म्यूजियम है, उसमें DDLJ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का एक आध सीन जो है उसमें रखा जाएगा। ये बस इतना याद रखो, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन? तेलंगाना बन गया है। पहला राज्य बन गया है कौन? तेलंगाना बन गया है। अगला है आपका, भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का कौन सा देश बन गया है? तो चौथा। अभी तक क्या हो रहा था? भारत लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली, जो पूरी दुनिया में लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली को यूज़ करने के लिए 4 देश जाने जाते हैं, रूस, चीन और अमेरिका, और अब भारत भी। लेजर निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली जो है इसको MK2A के नाम से जाना जाएगा। DRDO के उच्च ऊर्जा प्रणाली और विज्ञान केंद्र हैदराबाद ने इसे बनाया है। रेंज इसकी होगी 5 किलोमीटर तक, ठीक है। वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? क्या नाम है? वर्चोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025। ये दिया गया है किसको? P शिवकामी को प्रदान किया गया है। 1 लाख रुपए इसमें पुरस्कार राशि मिलती है। विश्व चगास रोग दिवस होता है 14 अप्रैल को, याद रखना, पहली बार इसे 2020 में मनाया गया था। और आपका जो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है यहाँ पर, देखो ये इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य ने शून्य गरीबी योजना का नाम बदलकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश ने, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन के लिए भूभारती पोर्टल को स्टार्ट किया है? तो भूमि रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए भूभारती पोर्टल स्टार्ट किया गया है तेलंगाना के द्वारा, ठीक है। भारत के 52वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं BR गवई, और 50वें कौन थे? DY चंद्रचूड़ थे। 91वें कौन थे? संजीव खन्ना थे। और अब कौन है? तो 52वें CJI बन गए हैं BR गवई। ये भी आप याद रखना। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्णन है ये अनुच्छेद 124 से लेकर 147 के बीच में किया गया है। किस किस अनुच्छेद के बीच में मिलता है वर्णन? 124 से लेकर, जी हाँ, 147 तक। 1935 एक्ट के द्वारा फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई थी, जो 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट के रूप में जानी गई थी। स्थापना के समय 1 CJ थे, चीफ जस्टिस, और 7 जज थे। पहले जो चीफ जस्टिस थे कौन थे? हीरालाल जे कानिया। और भारत की जो पहली महिला जज बनी है अब तक, फातिमा बीबी बनी है, ये भी आप याद रखना। अप्रैल 2025 नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में 2023 में ऑटोमोबाइल उत्पादन में दुनिया में भारत का स्थान बन गया चौथा। ऑटोमोबाइल उत्पादन में दुनिया में भारत चौथे स्थान पर है निर्माण के मामले में। ये रिपोर्ट अप्रैल 2025 में नीति आयोग ने जारी की है। चीन, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादक है। यह रिपोर्ट नीति आयोग उपाध्यक्ष सुमन के बेदी ने दिल्ली में प्रस्तुत किया था। देश का पहला डिजिटल साक्षर देश बन गया है, राज्य बन गया है कौन सा? केरल। तो देश का पहला डिजिटली साक्षर जो राज्य बन गया है, कौन बन गया है? केरल बन गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय डस्टलिक सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था? तो डस्टलिक नामक जो सैन्य अभ्यास होता है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, ध्यान देना। तो ध्यान देना कि 2025 में इसका यह 6ठा एडिशन था और इसका आयोजन औंध में किया गया था, पुणे में, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। डस्टलिक सैन्य अभ्यास 6ठा एडिशन कहाँ पर? औंध, पुणे में। आगे बढ़ते हैं। डेनियल नोबोआ कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो इक्वाडोर के। नाम याद रखा करो, नाम कई बार एग्जाम में आता है। तो डेनियल नोबोआ इक्वाडोर के
राष्ट्रपति प्रेसिडेंट बन गए हैं। इक्वाडोर की राजधानी क्या है? क्योटो। ठीक है, ये भी याद रखना, कई बार क्योटो क्योटो आप सुनते होंगे, तो ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर देखेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में पुलिस, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के आधार पर कौन सा राज्य टॉप पर है? तो कर्नाटक जो है ये टॉप पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक जो है टॉप पर है पुलिस, न्यायपालिका और जेल व्यवस्था के लिए। नेक्स्ट आपका है, यहाँ पर देखेंगे ना तो टाटा ट्रस्ट और अन्य संस्थाओं ने मिलकर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को जारी किया था। यह रिपोर्ट राज्यों को न्याय प्रणाली का एनालिसिस करती है। बड़े राज्यों में कर्नाटका, फिर आंध्र प्रदेश और फिर तेलंगाना टॉप पर हैं। छोटे राज्यों में सिक्किम, हिमाचल और अरुणाचल प्रदेश जो हैं ये अच्छी पोजीशन में हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला बैंक BOM यानी कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जिसने ट्रेन में जाके ATM लगा दिया है। तो ध्यान देना कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र की स्थापना होती है 1935 में, काफ़ी पुराना बैंक है। 16 सितंबर के दिन मुख्यालय इसका पुणे में है और इसका जो टैग लाइन है एक परिवार एक बैंक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, और बाल तस्करी के मामलों की सुनवाई के समय ये क्या होता है ना, जो बाल तस्करी होती है उसके लिए एक टाइमलाइन यहाँ पर सेट कर दी गई है कि अगर बाल तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है तो इसकी एक समय सीमा होगी। कितनी होगी? 6 माह। अनुच्छेद, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, अनुच्छेद 23(1) याद रखना। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 23(1) यह मानव तस्करी पर रोक लगाता है, अनुच्छेद 23(1). ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में स्टार्टअप QNU लैब्स ने दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म QShield लॉन्च किया है। तो QShield, QNU ने लॉन्च किया है QShield। ठीक है, तो इसको कहाँ पर लॉन्च किया गया है? QShield लॉन्च हुआ है कहाँ पर? भारत में लॉन्च किया गया है। QShield क्या है? QShield एक क्रिप्टोग्राफी प्रबंधन प्लेटफॉर्म है। आपका अगला क्वेश्चन है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ध्यान देना, जो 23वां विधि आयोग है उसके अध्यक्ष बन गए हैं दिनेश माहेश्वरी। दिनेश माहेश्वरी, आपका जो दिनेश नामक मित्र है वो 23वां विधि आयोग का अध्यक्ष बन गया है। इस प्रकार से थोड़ा सा मैच करा के याद, मतलब किसी भी व्यक्ति के बारे में कल्पना करेंगे ना तो वो याद रहता है। तो दिनेश माहेश्वरी क्या बन गए हैं? 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। ध्यान देना, जो 23वां विधि आयोग है इसका गठन 1 सितंबर 2024 को किया गया। कार्यकाल 3 साल का होगा, यानी कब तक रहेगा? 3 अगस्त 2027 तक। भारत का जो पहला विधि आयोग आया था, कब आया था? 1834 में आया था। भारत का जो पहला विधि आयोग था उसका गठन 1834 में हुआ था, और तब लॉर्ड मैकाले कौन थे? वाइसराय। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और ध्यान देना, जो 22वां विधि आयोग था उसके अध्यक्ष कौन थे? ऋतुराज अवस्थी थे। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग बना था 1955 में, अध्यक्ष बनाए गए थे MC सीतलवाड़। विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस ये होता है प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को। हीमोफीलिया को शाही रोग कहा जाता है क्योंकि 19वीं शताब्दी में यह बीमारी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को हुआ था। थीम है एक्सेस फॉर ऑल, वोमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। विश्व हीमोफीलिया दिवस, इसमें क्या होता है? रक्त जो है जमता नहीं है और लगातार बहता जाता है। ये देखिए क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2024-25 में, वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय कुल निर्यात में किस उत्पाद की सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो ध्यान देना कि वित्त वर्ष 2024-25 में कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट है उसके निर्यात में, कॉफ़ी के एक्सपोर्ट में काफ़ी जो वृद्धि हुई है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय निर्यात 820.93 बिलियन डॉलर रहा। कितना रहा? 820.93, मतलब 9, आप 9-3 को अगर 0 मान लें तो ये 821 बिलियन डॉलर मान सकते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में 5.5% ज़्यादा जो है, यहाँ ध्यान देना यहाँ पर, यानी कि 2024-25 देखें और 2023-24 देखें तो 2023-24 की तुलना में 2024-25 में 5.5% ज़्यादा जो है निर्यात किया गया है। 2024-25 में अनुमानित आयात कितना है? 915.19 बिलियन डॉलर, और इस अवधि के दौरान व्यापार घाटा कितना हुआ? 94.26 बिलियन डॉलर।
ये आपका कई बार आता है एग्ज़ाम में मैच कराने के लिए। विश्व हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को विश्व हेरिटेज डे होता है, यानी कि विश्व धरोहर दिवस। इस साल की थीम है आपदा और संघर्ष के खतरे में धरोहर, हेरिटेज अंडर थ्रेट फ्रॉम डिजास्टर एंड कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। IICT एक संस्था बन रही है, IICT मुंबई में। तो एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है कि IICT का कहाँ पर बन रहा है, कहाँ पर स्थापित हो रहा है? तो ध्यान देना, मुंबई में। IICT मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, ये बन रहा है कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कहाँ बन रही है? तो भारत की जो सबसे लंबी रेल सुरंग अब तक थी, ये कौन सी थी? ये थी T49। टनल का नाम था T49, लेकिन अब हो गई है T8। T49 ये कितनी लंबी थी? 12 ये लंबाई थी T49 की, कितना? 12.758 किलोमीटर, जबकि T8 की लंबाई कितनी होगी? 14.58 किलोमीटर। तो ये जो T8 बन रहा है, ये देवप्रयाग जनासू टनल के नाम से जाना जाएगा, देवप्रयाग जनासू टनल या फिर जनासू टनल। तो कहाँ पर बन रहा है ये T8? उत्तराखंड में। मतलब ये जम्मू कश्मीर में जो T49 थी, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर थी, उससे लंबी सुरंग अब कहाँ पर बन रही है? उत्तराखंड में, जिसकी लंबाई होगी 14.5 किलोमीटर। भारत की पहली मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल बन गई हैं अनुराधा गर्ग। कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस किसने घोषित किया है? किस देश ने 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर के नाम से समर्पित कर दिया है? तो यह देश है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस के रूप में घोषित किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है एग्जाम के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथों को शामिल किया गया है? तो यूनेस्को के द्वारा जो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 जारी किया गया है, उसमें 2 भारतीय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र, श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र दोनों को शामिल किया गया है। तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल भारतीय अभिलेखों की संख्या कितनी हो गई है? 14। अब तक 14 भारतीय अभिलेख हैं जिनको यूनेस्को ने शामिल कर लिया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में। ठीक है, पूरी दुनिया से 570 दस्तावेज हैं जिनको यूनेस्को के इस रजिस्टर में, जिसको मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, में शामिल किया गया है। अगर प्रश्न आएगा कि नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है, तो भरत मुनि। ठीक है, नाट्यशास्त्र किसने लिखा है? भरत मुनि ने लिखा है। यह लगभग 2000 से 2500 साल पुराना जो है ग्रंथ है, और नाट्यशास्त्र में कुल 36 अध्याय हैं। ठीक है, राजस्व सचिव की जगह कौन नियुक्त हुआ है? तो अरविंद श्रीवास्तव जो हैं, ये राजस्व सचिव की जगह पर आ गए हैं। और नेक्स्ट है आपका कि अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस का मुख्यालय, तो ये भारत में स्थापित किया जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। बिग कैट अलायंस, PM मोदी ने अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं एनिवर्सरी पर इसे लॉन्च किया था। आपको पता है ना प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? प्रोजेक्ट टाइगर ये 1973 में स्टार्ट किया गया था। वर्तमान में ये जो बिग कैट अलायंस है, इसके कितने सदस्य हैं? 5 सदस्य हैं। भारत, निकारागुआ, एवासितनी, लाइबेरिया और सोमालिया। एस्वातिनी, लाइबेरिया, सोमालिया, भारत, निकारागुआ, ये 5 देश हैं जो कि शामिल हैं बिग कैट अलायंस में। हाल ही में ICAR के महानिदेशक बन गए हैं मांगीलाल जाट। ICAR एक बहुत पुरानी संस्था है। यह 1929 में स्थापित हुई थी। उस समय लॉर्ड लिनलिथगो अध्यक्ष थे और ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा स्थापित की गई थी ये 16 जुलाई 1929 में। फिलहाल इसका फुल फॉर्म इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये तो आपको याद ही होगा, याद रखिएगा। ICAR के वर्तमान में जो महानिदेशक हैं मांगीलाल जाट बन गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व लीवर दिवस ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष कब? 19 अप्रैल को। विश्व लीवर दिवस कब होता है? 19 अप्रैल को होता है। इस साल की थीम क्या है? फूड इज मेडिसिन, यानी कि दवा ही मतलब भोजन ही दवा है। ठीक है, ध्यान देना इसको। और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपका एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट शुरू करने वाला भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया है?
एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट को शुरू करने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बन गया है। 17 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी नई दिल्ली में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट का उद्घाटन किया है। यह भारत का पहला और दुनिया का 17वां एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है। तो ये जो एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट है क्या होता है, देखो इसमें खिलाड़ियों के शरीर से जुड़े जैविक डेटा जैसे ब्लड, हार्मोन आदि की जांच करेगा और पता लगाता है कि खिलाड़ी ने डोप तो नहीं लिया है, कोई नशा तो नहीं किया है, कोई हार्मोन वाली दवाई तो नहीं ली है। संसद खेल महाकुंभ का आयोजन किया गया लखनऊ में, ये भी ध्यान रखना। संसद खेल महाकुंभ 2025 आयोजन लखनऊ में हुआ अप्रैल के महीने में 19 से 22 अप्रैल 2025 को। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, अगर एग्ज़ाम में आएगा ना तो बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे, आप गलत मत करना। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? दीनबंधु छोटूराम, तो ध्यान देना कि अगर एग्ज़ाम में आ गया छोटूराम का नाम तो बता देना कि हरियाणा में। दीनबंधु छोटूराम पावर प्लांट हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है। अप्रैल 2025 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाया है? तो महाराष्ट्र ने। हालांकि इसका विरोध भी वहाँ पर बहुत हो रहा है, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र ने तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अपना लिया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने सीआरपीएफ दिवस परेड को कहाँ पर संबोधित किया था? तो नीमच में। नीमच कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री ने सीआरपीएफ परेड को नीमच मध्य प्रदेश में संबोधित किया था। आगे बढ़ते हैं। किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी को शामिल किया जाएगा? सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन, अभी तक आपको पता है ना जो आपके ऑस्कर अवार्ड होते हैं, तो ऑस्कर अवार्ड यानी कि एकेडमी अवार्ड में ये सारी चीज़ें जो होती हैं, अभी तक उसमें स्टंट से संबंधित कुछ नहीं शामिल था, कोई कैटेगरी नहीं थी। लेकिन अब एक सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन की श्रेणी को शामिल किया जाएगा। कब, कहाँ पर? ऑस्कर में। ठीक है, ध्यान देना कि 2025 में ऑस्कर का 97वां संस्करण होगा। और आपको बताना ये है कि 2024 में बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी? बेस्ट फिल्म कौन सी चुनी गई थी ऑस्कर अवार्ड में? याद है? ये फिल्म है अनोरा। ठीक है। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम 2025 का विजेता कौन है? तो मैग्नस कार्लसन। एग्जाम में ये पूछ सकता है आपसे कि मैग्नस कार्लसन जिन्होंने फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंडशिप को जीता है किस देश के हैं? तो मैग्नस कार्लसन हैं नॉर्वे के। ठीक है। अप्रैल 2025 में ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में। ये ध्यान रखना, ब्लैक बॉक्स लैब नई दिल्ली में खोला गया है। और AIIB का उपाध्यक्ष, AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका जो मुख्यालय है ये हालांकि चीन में है, लेकिन इसके जो वर्तमान में मतलब हेड हैं, हेड कौन बने हैं? अजय भूषण प्रसाद पांडे। ये ध्यान रखना, AIIB के हेड कौन है? अजय भूषण प्रसाद पांडे। और AIIB ये 2016 में स्थापित हुआ था। बीजिंग चाइना में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट कौन है? जिन लिकुन है, जिन लुकुन। अब ये जो ध्यान देना, अजय भूषण प्रसाद पांडे ये उपाध्यक्ष चुने गए हैं और अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं जिन लिकुन, ये याद रखना। ठीक है। भारतीय वायुसेना किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय डेजर्ट फ्लाइट 10 अभ्यास में शामिल हुई है? बहुराष्ट्रीय यानी कि कई राष्ट्रों ने इसमें हिस्सा लिया है। डेजर्ट फ्लाइट 10 अभ्यास का आयोजन UAE में किया गया। ठीक है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बना है कहाँ पर? तो लद्दाख में बना है। आपको मैंने बताया था, अभी आपको याद करके बता रहा होगा कि दुनिया में जो पहली बार 3D रेलवे स्टेशन बनाया गया था किस देश ने बनाया था? ये बताओ। फिलहाल 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर बना दिया गया है लद्दाख में। ठीक है। प्रोजेक्ट प्रबल के अंतर्गत ये जो 3D बंकर बना है, 3D प्रिंटेड सैन्य बंकर लद्दाख में, इसे प्रोजेक्ट प्रबल के तहत जो है बनाया गया है। 24 घंटे में इसे बना लिया गया था। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना। अप्रैल 2025 में पोप फ्रांसिस का निधन हो गया। वो किस देश के निवासी थे? तो पोप फ्रांसिस ये अर्जेंटीना के थे। ठीक है, ध्यान देना इस पर कि पोप फ्रांसिस जिनका निधन हो गया वो तो अर्जेंटीना से हैं, लेकिन अगर देखा जाए वर्तमान में जो पोप बने हैं वो कहाँ से हैं? तो पहली बार USA अमेरिका से कोई पोप चुना गया है। तो ध्यान देना।
और ये भी ध्यान देना कि रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख पोप फ्रांसिस का 88 वर्ष की अवस्था में निधन हुआ है। कितने वर्ष की अवस्था में? 88 वर्ष की अवस्था में। वास्तविक नाम उनका क्या था? जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो। और जो हमारे नए पोप बने हैं उनका नाम क्या है? तो नाम याद रखना, रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट। रॉबर्ट प्रीवोस्ट के नाम से भी आप उन्हें बुला सकते हैं, रॉबर्ट प्रीवोस्ट। ठीक है। और ये भी याद रखना कि पहली बार यूएसए से पोप का चुनाव किया गया है और ये इनका जो क्रम होगा वो 267 होगा। ये कौन से क्रम के पोप बने हैं? 267। ये जो पूरी चुनाव प्रक्रिया होती है उसे क्या कहते हैं? कॉन्क्लेव कहते हैं। ठीक है। और अब ये जो रॉबर्ट प्रीवोस्ट जी हैं ये किस नाम से जाने जाएंगे? इन्होंने अपना नाम जो रखा है तो नाम रख लिया है पोप लियो 14। पोप लियो 14। ठीक है। XIV पोप लियो 14 के नाम से ये जाने जाएंगे। पोप जो है यह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है पिता। सारी बातें क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन को लॉन्च करेगा? निसार मतलब N फॉर नासा, I फॉर इंडिया, S फॉर सिंथेटिक, A फॉर अपर्चर, R फॉर रडार। तो नासा और इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन को लॉन्च किया जाएगा। क्लियर हो गया आपका नासा के साथ? ठीक है। हाल ही में एक्सो प्लैनेट K2-18b, ये प्लैनेट का नाम याद रखना, नाम इसका K2-18b। ये जो प्लैनेट है इसकी खोज की गई है, इस पर जीवन के प्रमाण मिल रहे हैं। इसकी खोज की गई है किसके द्वारा? जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा, जो कि अमेरिका ने बनाई है। और यह पृथ्वी से कितनी दूरी पर है? तो K2-18b तक अगर आपको पहुंचना है तो आपको 124 साल तक यात्रा करनी पड़ेगी प्रकाश के वेग से, तब आप यहां तक पहुंच पाएंगे। ठीक है। ये काफ़ी जो है दूर स्थित है, लेकिन फ़िलहाल एक ग्रह हमने खोज लिया है जहां पर जीवन की संभावना है। हाल ही में चर्चा में रही दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना कहां पर स्थित है? तो देखो, दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर सोलर, विंड, हाइड्रो एनर्जी सभी को शामिल किया जाएगा। और यह परियोजना जो है आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई है। दुनिया की पहली एकीकृत नवीकरणीय ऊर्जा भंडारण परियोजना आंध्र प्रदेश में स्टार्ट की गई है। हमारे जो केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं, क्या नाम है? प्रहलाद जोशी। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीते कहाँ पर रखे जाएंगे? तो राष्ट्रीय बाघ कंजर्वेशन प्राधिकरण के अनुसार बोत्सवाना से जो 8 चीते आएंगे उनको रखा जाएगा मध्य प्रदेश के गांधी सागर नेशनल पार्क में। आपको पता है ना कि अभी तक जो चीते आए हैं कहाँ से आए हैं? एक तो नामीबिया से आए थे और साउथ अफ्रीका से आए थे, और अब कहाँ से आ रहे हैं? तीसरा देश बन गया है बोत्सवाना। तो याद रखना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोत्सवाना से जो टाइगर आए हैं उनको रखा तो मध्य प्रदेश में ही गया है। नामीबिया और साउथ अफ्रीका वालों को कूनो में रखा गया था, और अब जो बोत्सवाना से आएंगे उनको गांधी सागर में रखा जाएगा। 23 अप्रैल का ये करंट है। प्रश्न है आपका कि अप्रैल 2025 में किसे लोरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया? लोरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड। ध्यान देना कि यह दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार माना जाता है। लोरियस विश्व खेल पुरस्कार जो हैं सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। ये 2000 में स्टार्ट हुए थे। तो 2025 का जो लोरियस वर्ल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर अवार्ड है ये दिया गया है आर्मंड डुप्लांटिस को। आर्मंड डुप्लांटिस किस देश के हैं? ये स्वीडन के पोल वाल्टर हैं। स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर चुना गया है सिमोन बाइल्स को। ये जिम्नास्ट हैं, कहाँ की? अमेरिका की। नेक्स्ट है आपका अप्रैल 2025 में वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ध्यान देना कि वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड ये मिला है समर अबू एलोफ को। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया है। और 22 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट डे है, विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। पहली बार इसे 1970 में मनाया गया था। इस साल की थीम है आवर पावर आवर प्लानेट। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताओ? 22 अप्रैल को। और 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, सारी बातें क्लियर। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल किस देश में बन रहा है? तो चीन में बन रहा है। अब इसकी जो ऊंचाई है वो
बहुत ऊंचा है, एफिल टावर से भी ऊंचा है। एफिल टावर की जो ऊंचाई है यह 330 मीटर है, जबकि ये जो पुल है ये 625 मीटर ऊंचा है। 625 और 330। हालांकि भारत में जो एक रेल पुल बनाया गया है चेनाब नदी पर, तो भारत का सबसे ऊंचा रेल पुल है, इसकी ऊंचाई 359 मीटर है। हालांकि ये भी जो एफिल टावर से ऊंचा है, लेकिन फ़िलहाल ध्यान देना कि दुनिया का जो सबसे ऊंचा रोड ब्रिज है वो 625 मीटर की ऊंचाई पर चीन में स्थित है। गरिया पूजा ये महोत्सव त्रिपुरा का है, याद रखना। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकृत ऊर्जा से चलने वाला शहर बनेगा अमरावती, आंध्र प्रदेश का। और बाबा बौखनाथ सुरंग उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना इसको भी, कई बार यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। यूनेस्को ने माउंट पैक्टू को 16 नए ग्लोबल जियो पार्क की अपनी सूची में शामिल किया है। किसको शामिल किया है? माउंट पैक्टू को। माउंट पैक्टू किस देश में स्थित है? ध्यान देना, नॉर्थ कोरिया में स्थित है। ठीक है, तो यूनेस्को स्थापना होती है 1945 में, हेडक्वार्टर पेरिस में है। ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क की 10वीं वर्षगांठ पर 11 देशों के 16 नए ग्लोबल जियो पार्क को मान्यता दी है। इसमें अभी तक भारत से कोई भी ग्लोबल जियो पार्क शामिल नहीं किया गया है। नॉर्थ कोरिया और सऊदी अरब, नॉर्थ कोरिया से माउंट पैक्टू और सऊदी अरब से एक सदाबहार वन अभयारण्य, क्या नाम है? ओबैथरन घाटी। ओबैथरन घाटी सऊदी अरब से, माउंट पैक्टू नॉर्थ कोरिया से इसमें शामिल किया गया है। अब तक इस सूची में 50 देशों से 229 स्थल शामिल हुए हैं, लेकिन भारत से कोई भी स्थल अभी इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ये तस्वीर देखिए, ये कौन है? ड्यूरो मैकूट है। ड्यूरो मैकूट इस सर्बिया के प्रधानमंत्री बन गए हैं। ठीक है, सर्बिया की राजधानी कहाँ पर होती है? बेलग्रेड होती है। करेंसी होती है सर्बियन दिनार। राष्ट्रपति कौन है? एलेक्सांडर व्यूसिक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। टी रविशंकर, यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले तो ये कि वर्तमान में जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं कौन है? संजय मल्होत्रा है। क्रम उनका कितना है? क्रम है 26वां। तो ये याद रखना कि आरबीआई के वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं, नाम है संजय मल्होत्रा, क्रम है उनका 26वां। और आरबीआई में 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन से? राजेश्वर रविशंकर, जानकी रमन, पूनम, ये 4 लोग हैं। पूरा नाम है एम राजेश्वर राव, टी रविशंकर, स्वामीनाथन, जानकी रामन और पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता इसमें नहीं है। और हाल ही में जो आपके टी रविशंकर हैं, इनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है आस्कर पियास्त्रे ने। और हील्ड नामक पहल को स्टार्ट किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। हालांकि हील्ड जो है ना, लीवर और अल्कोहल समझ रहे हैं ना, परस्पर एक दूसरे के दुश्मन, तो इसी पर आधारित एक पहल है। आपको लगेगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाना चाहिए था, आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया जाना था, लेकिन नहीं, हील्ड जो पहल है यह गृह मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। इसकी फुल फॉर्म है हेल्दी लीवर एजुकेशन एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। ठीक है, जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी किस संगठन ने ली है? तो द रेजिस्टेंस फ्रंट ने, द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है। आपको याद होगा कि पहलगाम के बैसरन में हुए आतंकी हमले में 28 से ज़्यादा लोग मारे गए थे और मास्टरमाइंड इसका था आतंकी सैफुल्लाह खालिद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला थोरियम माल्टन साल्ट परमाणु रिएक्टर किसने स्टार्ट किया है? दुनिया का पहला थोरियम माल्टन साल्ट रिएक्टर। अब इसमें क्या है, अभी आपको पता है ना कि जो भी परमाणु रिएक्टर होते हैं उसमें उनको ठंडा करने के लिए भारी जल, जिसका संकेत होता है D2O, का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर D2O की जगह पर ले रहा है माल्टन साल्ट। ठीक है, याद रखना इसको। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि विश्व आर्थिक मंच के अध्यक्ष क्लोस स्वाबे ने इस्तीफा दे दिया है। नए अध्यक्ष बन गए हैं कौन? बोर्ज ब्रेंडे। ये WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नए अध्यक्ष बन गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्थापना कब हुई थी? 1971। मुख्यालय कोलोगनी में है, स्विट्जरलैंड में। तो WEF कहाँ पर इसका मुख्यालय है? कोलोगनी, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट है आपका विजिटर क्रिकेटर्स पत्रिका में शीर्ष सम्मान दिया गया है जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को। बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। बुद्ध धर्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, इसका आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया था।
नेक्स्ट है पुरावशेषों का ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है कर्नाटक। तो इस सर्वेक्षण में शिलालेखों, मूर्तियों और स्मारकों को जियो टैग किया जा रहा है। ठीक है। रिजर्व बैंक द्वारा किस उम्र के नाबालिगों को स्वतंत्र रूप से, मतलब 10 साल से ज़्यादा उम्र है तो आप खाता खुलवा सकते हैं, उसको संचालित भी कर सकते हैं। यह 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत स्टील 2025 के 6वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया है। देखो ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आंकड़े इसके इम्पोर्टेंट हैं। फिलहाल भारत स्टील 2025 6वां संस्करण था, आयोजन मुंबई में किया गया। उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। 5वां संस्करण मुंबई में ही हुआ था। फिलहाल अब ये ध्यान से सुनो, चीन के बाद भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का उत्पादन करने में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो कच्चे इस्पात में पहले स्थान पर कौन है? चीन है। और दूसरे स्थान पर कौन है? भारत है कच्चे इस्पात में। नेक्स्ट आपका है, अगर बात करें सबसे बड़ा जो लौह अयस्क उत्पादक है, तो भारत इसमें आ रहा है किस स्थान पर? 1 2 3 4, चौथे स्थान पर आ रहा है हमारा इंडिया। पहले स्थान पर कौन है? ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन। ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन के बाद भारत आ रहा है किसमें? सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक में। ध्यान देना कि स्पंज आयरन में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है, ये भी याद रखना। और इस्पात नीति 2017 से 2030 तक प्रतिवर्ष 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन क्षमता हासिल करने का लक्ष्य है। स्टील मंत्री हैं HD कुमार स्वामी। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 ये दिया गया है कुमार मंगलम बिड़ला को। पहली बार इसे दिया गया था किसको? PM नरेंद्र मोदी को 2022 में। विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? 25 अप्रैल को होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विश्व मलेरिया दिवस कब होता है? 25 अप्रैल को होता है। थीम है मलेरिया एंड्स विद अस, री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। मलेरिया एंड विद अस, ये जो है 25 अप्रैल 2025 विश्व मलेरिया दिवस की थीम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 2007 में अपनी 60वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व मलेरिया दिवस की स्थापना की थी। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज किस राज्य में स्थापित होगा? तो भारत का क्योंकि पहला है क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज, यह स्थापित होगा आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? अमरावती में। ठीक है, फिर ये देखो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीलो चिप। वीलो चिप को किसने लॉन्च किया है? गूगल ने लॉन्च किया है। और कॉन्डोर चिप को लॉन्च किया है IBM ने। जबकि वर्ल्ड क्वांटम डे होता है 14 अप्रैल को, ये भी याद रखिए। भारत किस देश द्वारा आयोजित तालिस्मान सब्रे नामक अभ्यास में हिस्सा लेगा? क्या नाम है? तालिस्मान सब्रे या तालिस्मान सब्रे, जो भी पढ़ लीजिए आप। तो ये जो अभ्यास है, इसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया जो है पार्टिसिपेट करेंगे। ये 11वां संस्करण है, यानी कि इसका जो आयोजन है कौन कर रहा है? ऑस्ट्रेलिया कर रहा है तालिस्मान सब्रे का आयोजन। तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी में इसका आयोजन किया गया। स्थान कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी में। और इसमें क्वाड देशों के साथ 11 देश शामिल होंगे। ये एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा। ये 13 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। हर 2 साल में होता है। पहली बार इसका आयोजन 2005 में किया गया था। तो अगर तालिस्मान शब्द आ जाए तो आयोजक कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए, IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था 2025-26 में कौन सी होगी? तो भारत। IMF क्या कह रहा है? IMF कह रहा है कि 2025-26 में दुनिया की सबसे तेज़ गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत की होगी। ठीक है, और IMF एक रिपोर्ट जारी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ये रिपोर्ट याद रखना, कई बार एग्जाम में यही पूछ लेते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है? तो IMF के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी न्यू वेल्थ, हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें दुनिया का सबसे महंगा शहर माना गया है किसको? मोनाको को। मोनाको देश भी है। दूसरे स्थान पर न्यूयॉर्क सिटी है और फिर हांगकांग है तीसरे स्थान पर। बस इतना याद रखो, मोनाको सबसे महंगा शहर है। 26 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। अभी मैंने आपको बताया था 25 अप्रैल को क्या होता है? मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। नेक्स्ट है आपका, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त फिल्म एंड टेलीविज़न संस्थान FTII, फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय पुणे में स्थित है। स्थापना 1960 में हुई थी और प्रेसिडेंट कौन है? R माधवन है। ठीक है,
टाइम्स हायर एजुकेशन, इसको THE भी लिखते हैं, तो THE टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारतीय संस्थानों में टॉप पर है IISc बेंगलुरु। टॉप पर कौन है? सिंधुआ विश्वविद्यालय चीन, यानी कि ऑल ओवर जो टाइम्स हायर एजुकेशन की लिस्ट है उसमें चीन का सिंधुआ विश्वविद्यालय टॉप पर है, लेकिन अगर भारत की बात करें तो IISc बेंगलुरु टॉप पर है। ठीक है। इसके बाद दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क स्टार्ट किया है किसने? चीन ने लॉन्च किया है। दुनिया का पहला वाणिज्यिक 10 गीगाबिट ब्रॉडबैंड नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? चाइना ने लॉन्च किया है। फिर आगे बढ़ते हैं, और विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की निवेश प्रयोगशाला का सदस्य किसको बनाया गया है? विश्व बैंक न एक निजी क्षेत्र की निवेश प्रयोगशाला बनाता है, उसका सदस्य बन गए हैं सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल, जी हाँ, एयरटेल वाले। तो विश्व बैंक की निजी क्षेत्र की पहल में शामिल होने वाली 2 कंपनियां हैं, भारतीय एंटरप्राइजेज और टाटा सन्स। ठीक है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में। वाशिंगटन DC में इसका आपको मुख्यालय मिलेगा। अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के वर्तमान में? भारतीय हैं अजय बंगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में AI में इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत की रैंक कितनी है? 7 है। तो स्टैनफोर्ड के द्वारा AI इंडेक्स 2025 जारी किया गया है। AI में इन्वेस्टमेंट को लेकर भारत की रैंक कितनी है? 7 है। मोदी स्मृति संग्रहालय ये शुरू किया गया है कहाँ पर? मोतिहारी बिहार में। ठीक है। और अप्रैल 2025 में किस देश ने हाइड्रोजन बम का सफल परीक्षण किया है? मतलब इसमें परमाणु का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हाइड्रोजन बम बनाया गया है चाइना के द्वारा। बहुत बदमाश देश है भाई साहब। आगे बढ़ते हैं। खोंगजोम दिवस, खोंगजोम दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो खोंगजोम दिवस मनाया जाता है कहाँ पर? मणिपुर में। इस साल 2025 में इसका जो आयोजन था वो 23 अप्रैल को किया गया। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पाकिस्तान ने शिमला समझौते को रद्द करने की घोषणा कर दी है। यह समझौता हुआ था 1972 में। फिलहाल इस समझौते में कुछ बचा नहीं है। आपको याद होगा ये समझौता जो था 2 जुलाई को हुआ था 1972 में, और 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उसके बाद यह समझौता किया गया था। समझौते पर इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो, दोनों ने हस्ताक्षर किए थे। अब यहाँ पर चाहें तो आप पढ़ सकते हैं कि क्या क्या पॉइंट थे। पॉइंटलेस मतलब कोई मतलब ही नहीं है, छोड़ भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब इसको बहुत दिनों से कोई इसका पालन नहीं कर पा रहा है या नहीं कर रहा है, ये समझो आप। मधुसूदन शाही का नाम याद रखना। हाल ही में मधुसूदन शाही को किस देश का सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो फिजी। फिजी का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर, उसी से सम्मानित किया गया है मधुसूदन शाही को। मधुसूदन शाही को मानवीय प्रयासों के लिए फिजी देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एक एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया चेयरमैन कौन बना है? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस के नए चेयरमैन बन गए हैं निपुण अग्रवाल। देखो ये जो मामला है एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो नया चेयरमैन बनाया गया है, तो ये मामला जो है ना जो अहमदाबाद में दुर्घटना हुई थी उसके पहले का मामला है, तो इसको मिक्स करके मत देखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुफलाम 2025, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया। कहाँ पर? हरियाणा में किया था। सुफलाम मतलब स्टार्टअप फोरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स। ठीक है। और इसका जो दूसरा एडिशन था यह सोनीपत हरियाणा में आयोजित किया गया। क्लियर हो रहा है ना? हाल ही में एशिया में लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया है? लेवल 5 कार्बन मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है बेंगलुरु का कैंपेगौड़ा एयरपोर्ट। ठीक है। और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने एक दशक में कितने लोगों को अत्यधिक गरीबी से बाहर निकाला है? तो 171 मिलियन लोगों को। विश्व बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक भारत में से 171 लोग जो है पिछले एक दशक में गरीबी रेखा से बाहर आ गए हैं। रिपोर्ट का नाम है ब्रीफ ऑन पॉवर्टी एंड इक्विटी। ठीक है। वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट में लिखा है कि 2011 से 12 से 2022-23 तक 10 साल में भारत में 171 मिलियन लोग, या यूँ कहें कि 17 लाख लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। और सबसे ज़्यादा इसमें जो लोग बाहर आए हैं उसमें यूपी के, महाराष्ट्र के, बिहार के, पश्चिम बंगाल के और एमपी के लोग हैं। 2025 का गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ये किसको दिया गया है? इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है,
क्योंकि कोई भी भारतीय ऐसा नहीं जिसको गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कारों की श्रेणी में शामिल किया गया हो। इसमें बटमुख, लुवन सदस, सेमिया घरबी और कार्लोस मेलो जैसे नाम हैं। इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको रहने देना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने एआई मिशन के तहत भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए किस कंपनी का चयन किया है? तो सर्वम एआई का। ध्यान देना, ये प्रश्न क्या कह रहा है? भारत का पहला फाउंडेशन लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाने के लिए सर्वम एआई कंपनी का चयन किया गया है। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। सर्वम क्या है? सर्वम एआई बेंगलुरु स्थित एक स्टार्टअप है। भारत सरकार द्वारा 5 सालों के लिए 7 मार्च 2024 को एआई मिशन को शुरू किया गया है, जिसका बजट भी तय किया गया है। कितना? 10,371.92 करोड़ रुपए। उद्देश्य क्या है? भारतीय भाषाओं में समाधान प्रदान करने के लिए स्वदेशी एआई क्षमता विकसित करना। अब ये जो LLM है, LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, तो LLM क्या है? यह एक एआई प्रोग्राम है जो नेचुरल लैंग्वेज और अन्य प्रकार की सामग्री को समझने और उत्पन्न करने में सक्षम है। आगे बढ़ते हैं। सचेत नामक एक ऐप लॉन्च किया गया है NDMA के द्वारा, यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा एक ऐप लॉन्च हुआ है सचेत। ठीक है। तटीय राज्य मत्स्य सम्मेलन 2025 मुंबई में आयोजित किया गया था अप्रैल के महीने में। और इसी के साथ आपका जो अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। चर्चा में रहा शाहिद राजाई बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ध्यान देना कि शाहिद राजाई बंदरगाह यह ईरान में स्थित है, ईरान में। और अप्रैल 2025 भारत ने किस देश को थैलेसेमिया और सिकल सेल रोग प्रबंधन के लिए $2 मिलियन की सहायता दी है? तो नेपाल को। ठीक है। नेपाल की मदद तो करते हैं, लेकिन नेपाल ना टाइम पे हमको आँख भी दिखाता है। वैभव सूर्यवंशी का नाम याद रखना। वैभव सूर्यवंशी, राजस्थान के 14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने IPL के 18वें संस्करण में 35 बॉल में शतक पूरा किया था। IPL 2025 में कौन सा संस्करण था? 18वां सीजन था। और विनर कौन रहा था? RCB। अब आप ये बताओ कि RCB ने हराया किसको था? तो ये आपका पूरा जो अप्रैल है ये कंप्लीट हो गया। 2-3 किताबें हैं, इसको देख लेते हैं। जैसे कि CR पाटिल ने एक किताब लिखी है रिपल्स ऑफ चेंज। एक किताब और है द ग्रेट कोसिलिएटर, लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया, संजीव चोपड़ा की किताब है। इसके अलावा एक और है केयरलेस पीपुल, ये किताब लिखी गई है सारा बयान विलियम्स के द्वारा। 2 अप्रैल को मनाया गया था विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, ये याद रखना। और इसी के साथ राष्ट्रीय समुद्री दिवस होता है 5 अप्रैल को, ये भी याद रखना। नेक्स्ट आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को होता है। अगला इंपॉर्टेंट डे है विश्व लीवर दिवस, 19 अप्रैल को होता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। और 30 अप्रैल को 3 दिवस थे, विश्व पशु चिकित्सा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस, आयुष्मान भारत दिवस। तो दोस्तों ये पूरा आपका ये महीना कंप्लीट होता है। और मैंने यहाँ पर जनवरी से लेकर पूरा आपका जो जून है, ठीक है, जून तक का सारा जो करंट है डिस्कस कर रखा है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको हर महीने की जो PDF है उसका लिंक भी मिल जाएगा। और इस लेक्चर की PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। देखो मैंने पहले कहा था, फिर भी कह रहा हूँ कि आप पैसे का निवेश शिक्षा में करने से बिल्कुल हिचकिचाया मत करो। 15 रुपये में आपकी दुनिया नहीं बदल जाएगी। आप ये पूरी PDF डाउनलोड कर लेना और एक बार अच्छे से रिवीजन कर लेना, ताकि जो कुछ आपने पढ़ा है वो आपको याद रहे। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। और जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप लोग पहला कमेंट जाके चेक कर लेना या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।